अरे यार सूची, बच्चों जैसी बातें मत किया करो। इतनी बड़ी होकर ये सब फालतू बातें, थोड़ा दिमाग से सोचकर बात किया करो। नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि अच्छा ये बताओ, तुमने कभी खुद से भूत देखा है? नहीं, लेकिन सोनिया बता रही थी कि सोनिया को मारो गोली। तुम बताओ, सोनिया को खुद नहीं पता होता है वो क्या बोल रही है। एक तो वो पता नहीं कौन कौन से डरावनी फिल्में देखती रहती है, और ऊपर से जो डरावनी नॉवेल्स पढ़ती है वो अलग। इन सब की वजह से ये सब बातें करती है वो। हाँ, 5 डरावनी फिल्में तो हर दिन देखती है। देखा, वही तो कह रहा हूँ। बात करते करते मुकुल और सुजीरा होटल के रिसेप्शन की तरफ बढ़े। उन दोनों का एक 2 साल का बच्चा भी था, ऋत्विक। वो होटल बहुत ही पुराना, छोटा, गंदा सा और थोड़ी बदतर सी हालत में था। दार्जिलिंग जाते वक्त वो किस्मत से रास्ते में पड़ गया, वरना उन्हें रात भर ड्राइव करना पड़ता। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा सा आदमी पेपर पढ़ रहा था। वो बहुत ही दुबला सा, मोटे से चश्मों के साथ एक फटा हुआ कोट पहनकर बैठा हुआ था। वो बूढ़ा आदमी उनकी ओर देखा और बोला, हाँ क्या? तो मुकुल बोला, हमें रात भर रुकने के लिए रूम चाहिए। वो आदमी उनको गलियारे में ले गया, जिसके आगे ही कमरे शुरू हो रहे थे। उसको चाबियों के गुच्छों में से एक चाबी ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। उसने देखने के लिए गलियारे का छोटा सा बल्ब जलाया। दरवाजा खुलते ही उसमें एक ही बिस्तर दिखाई दी। अरे हमें डबल बेड वाला रूम चाहिए, सिंगल बेड वाला नहीं। सारे कमरों में सिंगल बेड ही है। या तो आपको दूसरा कमरा लेना होगा या फिर इसी में रहना पड़ेगा। मुकुल की आंखें ये सुनकर बड़ी हो गई। क्या? नहीं यार, मैं थका हुआ हूँ, मुझे अच्छी नींद की जरूरत है। सुचिरा अकेले एक रूम में रहने से डर रही थी। मुकुल, हम लोग एक रूम में ही रह लेंगे ना? छोड़ो ना यार सुची, बस एक रात की ही तो बात है। और फिर ऋत्विक है ना तुम्हारे साथ। क्यों ऋत्विक? मुकुल ने अपने बच्चे से ताली मारते हुए कहा, और वैसे भी मैं तुम्हारे ठीक बगल वाले रूम में ही रहूंगा, ओके? मुकुल की बात मानने के अलावा सुचिरा के पास और कोई चारा नहीं था। वो उसको बार बार समझाकर थक चुकी थी कि उसे नई जगहों और खासकर ऐसे सुनसान जगहों पर कितनी घबराहट होती है। वो कमरे के अंदर गई और बोली, यहाँ रोशनी इतनी कम क्यों है? वो बूढ़ा आदमी बस अपने कंधे उचकाते हुए बिना कोई जवाब दिए चला गया। मुकुल बिल्कुल बगल वाले कमरे के बाहर चाबी का इंतजार कर रहा था। उस बूढ़े आदमी ने मुकुल के कमरे का दरवाजा खोला। मुकुल कमरे के अंदर गया और आदमी से बोला, लाइट जलाएंगे प्लीज? उस आदमी ने काफी कोशिश की पर लाइट जली ही नहीं। ओह, बहुत बढ़िया, तो इस कमरे में लाइट ही नहीं है। वाह, मैं अभी यहाँ का बल्ब बदल देता हूँ। ये बोलते ही वो आदमी रिसेप्शन की ओर जाने लगा। उसको जाते हुए देख मुकुल पीछे से बोला, अच्छा रहने दो, वैसे भी मैं सोने ही जा रहा हूं। मुकुल ने अपने फोन का टॉर्च जलाया और शर्ट टंगाने के लिए अलमारी खोली। शर्ट अलमारी में डालकर तुरंत बिस्तर पर पड़ गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ चुकी थी। उधर सुचिरा के कमरे में वो अपने सोने की तैयारी कर रही थी। तभी उसने एक दीवार पर एक जोर की आवाज सुनी और उसको लगा कि बगल के कमरे से मुकुल वो आवाज कर रहा है। वो दरवाजे की ओर बढ़ी और खोलकर बाहर दाईं तरफ देखने लगी।
बाहर बिल्कुल अंधेरा था। उस पूरे गलियारे में एक बहुत छोटा सा बल्ब हल्की सी रोशनी कर रहा था, बस। तभी वो जैसे दाईं तरफ मुड़ी तो बगल में उस बूढ़े आदमी को खड़ा देख एकदम डर गई। डरा दिया भैया। बूढ़े आदमी ने ऊपर से नीचे तक सुचित्रा के नाइट गाउन को देखा। चाहिए क्या? नहीं, कुछ नहीं। अगर चाहिए हो तो फोन पे 9 नंबर। ओके, ठीक है। उसकी हिम्मत नहीं थी कि उस सुनसान और अंधेरे से गलियारे में जाकर मुकुल के कमरे में जाए। इस आदमी ने तो डरा दिया। वो बेड पर वापस लेटने आ गई, जहां छोटा ऋत्विक अपनी आंखें मल रहा था और तकिए से खेल रहा था। तभी फिर एक जोर सी आवाज उसके कमरे की दीवार पर आई। सुचित्रा को लगा कि मुकुल उसको डराने के लिए दीवार पर आवाजें कर रहा है और अजीब सा कुछ बोल भी रहा है। मुक्कू, मुक्कू, तुम हो क्या? वो दीवार के पास चली गई। अचानक से वो पीछे गिर पड़ी। इस बार एक बहुत ही ज्यादा तेज आवाज दीवार से आई। तुरंत उठकर डरते हुए वो अपने बिस्तर पर चली गई। कमरे की लाइट खुली छोड़कर वो पूरी कंबल के अंदर घुस गई। छोटा ऋत्विक बिस्तर पर पड़ते ही सो चुका था और इन सब चीजों से अनजान था। तब उस सन्नाटे में कमरे के बाहर से उसे कुछ फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दी। जैसे ही उसने देखने के लिए अपने कंबल से मुंह बाहर निकाला तो वो एकदम चौंक गई। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि उसका दरवाजा किसने खोला, जबकि वो अंदर से बंद करके ही बिस्तर पर लेटी थी। शायद उस ठरकी बुड्ढे ने ही खोल दिया होगा। ये सोचते हुए वो अपने बिस्तर से निकली और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसने देखा कि रूम के बाहर घुप अंधेरा था। वो बहुत ज्यादा डर गई। उसने एक बार फिर दरवाजा अंदर से बंद किया और 2-3 बार चेक भी किया। उसने फोन उठाया और बात करनी चाहिए तो देखा कि फोन भी काम नहीं कर रहा था। मुकुल पे गुस्सा और गाली करते हुए वो सीधा बिस्तर पर जाकर फिर से लेट गई। गुस्से और डर की वजह से अब उसकी नींद जैसी पूरी उड़ चुकी थी। उसे गुस्सा ये था कि मुकुल उसे इस अजीब और पुराने होटल के कमरे में लाकर खुद दूसरे कमरे में सो रहा था। मुकुल, यार कहाँ हो तुम? उधर दूसरे कमरे में मुकुल भी परेशान सा ही था। उसे बहुत ही कच्ची सी नींद आ रही थी और ठीक से सो नहीं पा रहा था। अचानक उसके हाथ को किसी ने छुआ और वो एकदम से जाग गया, जैसे किसी चीज ने उसके हाथ को रगड़ सा दिया था। वो आधी नींद में उठा और इधर उधर देखने लगा। अंधेरे में वो अपना मोबाइल ढूंढने लगा और जब कुछ फायदा नहीं हुआ तो वापस सोने लगा। फिर से उसका हाथ किसी ने छुआ। इस बार कुछ पिलपिला सा था, सड़ी हुई सब्जी जैसा। इस बार वो एकदम उछल पड़ा। कौन है? उसे ऐसा लगा
कि जैसे कोई उसे पीछे से धक्का देकर उसका दायां हाथ सामने से खींच रहा है। फिर उसका दूसरा हाथ भी कोई सामने से खींचने लगा और उसकी नंगी छाती पर एक जोर का हाथ मारा। उसको यह एहसास हो चुका था कि यह सपना नहीं था और वो इधर उधर देखने लगा। उसने यहां वहां हाथ मारा तो अपना फोन मिल गया। फोन की लाइट जलाकर वो ढूंढने लगा कि उसके कमरे में और कौन था। कोई नहीं था। उसने अलमारी और बिस्तर के नीचे भी देखा पर वहां भी कोई नहीं था। उसके साथ ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ था। मुकुल के लिए ये सब समझ से बाहर था। तभी उसने दीवारों से जोर जोर आवाजें सुनी और वो बाहर गलियारे की तरफ भागा। इस बीच में उसका फोन कमरे में ही गिर गया। उसको लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा था, जैसे कोई परछाई उसके पीछे थी। बाहर निकलते ही उसे याद आया कि सुचिरा का कमरा उसके बिल्कुल बगल में ही था। वो दीवार पकड़कर सुची के रूम की ओर बढ़ने लगा, लेकिन कोई रूम ही नहीं आया। मुकुल चलता ही जा रहा था और वो दीवार खत्म ही नहीं हो रही थी। उसे बस उस गलियारे की हल्की सी पीली रोशनी दिख रही थी, पर वो हिल क्यों नहीं पा रहा था। और वो दीवार इतनी लंबी कैसे हो गई थी। उसने अपनी पूरी जान लगाकर आगे बढ़ना चाहा, पर जैसे उसको कोई पीछे खींच रहा था और वो आगे ही बढ़ नहीं पा रहा था। दीवार खत्म ही नहीं हो रही थी। वो जोर से चिल्लाया, सुची, सुची। तभी थोड़ा आगे उसकी दाईं तरफ एक दरवाजा खुला जिसमें से रोशनी आ रही थी। दरवाजे में सुचिरा खड़ी थी। मुकुल, मुकुल, ठीक हो? वो बाहर आई और घबराते हुए उसने मुकुल को जमीन से ऊपर उठाया। मुकुल को वैसी हालत में देखकर वो डर गई थी। वो बहुत ही डरा हुआ और पसीने में भीगा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर लाल निशान पड़े हुए थे। वो बस हांफता ही जा रहा था। उसने पीछे पलटकर देखा तो कुछ नहीं था। सुचिरा को देखते ही वो घबराते हुए बोला, चलो चलो यहाँ से निकलते हैं, चलो निकलते हैं यहाँ से। सुचिरा कमरे में गई और 1 सेकंड में सामान और बच्चे को लेकर बाहर आ गई। वो भागते हुए रिसेप्शन पर पहुंचे जहां वो बूढ़ा पेपर पढ़ रहा था। दोनों की ऐसी हालत देखकर वो चौंक गया। क्या बकवास जगह है ये? सुचिरा चिल्लाते हुए बोली। क्या हुआ? सब ठीक? यहाँ पक्का कुछ गड़बड़ है। हमें यहाँ से तुरंत निकलना है। ठीक है, बुढ़ा बड़े आराम से बोला। उसने अपना रजिस्टर निकाला और बोला, यहाँ साइन करो और चले जाओ। मुकुल आगे बढ़ा, अपनी जेब से पेन निकाला और साइन करा। वो उस बुढ़े को पैसे दे ही रहा था कि बुढ़ा बोला, तुम्हें अपनी बीवी की सुननी चाहिए थी। वैसे ये लोग किसी को परेशान नहीं करते हैं, अपने में ही रहते हैं। तुमने उन्हें मजबूर किया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इसके जवाब में वो बूढ़ा बस मुकुल को घूरता रहा। सुचिरा ने मुकुल को खींचते हुए कहा, हो गया, चले। वो गेट की तरफ जा ही रहे थे कि वो बूढ़ा जोर से चिल्लाया, मैडम, आप मेरे होटल का कुछ सामान ले जा रही हैं। ये बोलते हुए
बुढ़े ने सुचिरा के कंधे की तरफ इशारा किया। क्या मतलब? मैं तो ऐसा कुछ। तभी सुचिरा ने देखा, जब उसने अपने कंधे पर उठाया हुआ था वो ऋत्विक नहीं था, उसके कमरे का ही एक तकिया था जिसे वो ऋत्विक समझकर उठा लाई थी। तभी उन्हें ऋत्विक के जोर से रोने की आवाज उस होटल के गलियारे से आने लगी। मुकुल ने उस बूढ़े को देखा। बूढ़े के चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। उन्हें खाना चाहिए होता है। मुकुल और सुचिरा दौड़ते हुए अंदर की ओर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ऋत्विक उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका था और जैसे उसी में कहीं खो चुका था। अगले ही पल उस अंधेरे में मुकुल और सुचिरा की भी रोने और चीखने की आवाजें आई और वो दोनों भी ऋत्विक की तरह ही उस अंधेरे में खो चुके थे। दो दिन बाद जब पुलिस वहां इन तीनों के लापता होने की छानबीन करने आई तो उन्होंने देखा कि वहां एक सुनसान रास्ते पर मुकुल और सुचिरा की गाड़ी पार्क की हुई थी। उनका सारा सामान गाड़ी में ही था और सामने ही वो होटल जो 20 सालों से बंद और वीरान पड़ा है और वहां कोई भी नहीं रहता।